नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज से हम देखेंगे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स विद एमसीक्यूज। एमसीक्यू के माध्यम से आपको पॉलिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं करवाऊंगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल किस प्रकार से होता है उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। तो ये बात बिल्कुल सही है, राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर होता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का। पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी एग्रीड बाय लोकसभा। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगा ये, क्योंकि लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी जो कि 50% + 1 होता है। और यहां पर इफेक्टिव मेजोरिटी जो टर्म दिया हुआ है इसका मतलब होता है ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट। ऑल द देन मेंबर्स प्रेजेंट, ये इसका मतलब होता है। यानी कि राज्यसभा में अगर 250 मेंबर हैं और एब्सेंट 50 हैं उस दिन मान लेते हैं, तो 200 का 50% वो हो जाएगा 100। तो 100 मेंबर्स हो जाएगी इफेक्टिव मेजोरिटी। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, नो ग्राउंड्स हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोई भी ग्राउंड्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए एक ग्राउंड मेंशन है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो बिल्कुल सही बात है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको अगर अपने ऑफिस से रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देंगे। तो यहां पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। वाइस प्रेसिडेंट की जो बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 में की गई है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 यह कहता है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की जो बात है हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 78 में की गई है। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा दोस्तों, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई भी बात नहीं करता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक पार्लियामेंट्री आप कन्वेंशन कह सकते हैं या लोकसभा कन्वेंशन है कि लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी को हम प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं, वो लोग अपना नेता चुनते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी। तो ये बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे होम मिनिस्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमित शाह जी हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, ही ऑटोमेटिकली बिकम्स द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली लीडर ऑफ द हाउस बन जाते हैं लोकसभा में। ये बात सही है, लेकिन अनलेस अगर वो राज्यसभा के मेंबर हुए तो वो किसी अन्य मेंबर को अपॉइंट करेंगे लोकसभा के लीडर के लिए। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर फिर से वाइस प्रेसिडेंट के रेफरेंस में पूछा गया है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आर्टिकल नंबर 64 में ये कहा गया है। 63 में कहा गया है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर 64 में ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का और कोई काम नहीं होगा, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां पर जो रॉन्ग वर्ड दिया हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। केवल राज्यसभा प्लस लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, राज्यसभा और लोकसभा के, वही पार्ट लेते हैं इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय दिल्ली हाई कोर्ट। तो ये बिल्कुल गलत बात है। आर्टिकल नंबर 71 अगर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्लियरली मेंशन है
प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट के रिगार्डिंग जो भी मैटर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के तहत होगा और उसका डिसीजन फाइनल होगा। तो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट आपके इनकरेक्ट हैं, तो ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल नंबर 52 जो होता है दोस्तों वो कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल नंबर 63 जो होता है वो कहता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर जो कीवर्ड है कैन नॉट रिटर्न, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब 44th अमेंडमेंट 1978 हुआ था मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट में, तब उसमें क्लियरली मेंशन किया गया था कि जो एडवाइस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की उसको एक बार रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये बिल्कुल सही बात है। वाइस प्रेसिडेंट जो रहेंगे 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। इन 6 महीनों के भीतर ही उनका री इलेक्शन होना जरूरी है, नए राष्ट्रपति का इलेक्शन होना जरूरी है। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन 2 बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, ही कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टू द प्रेसिडेंट एनी टाइम। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो 5 साल के कार्यकाल से पहले भी राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ही कैन अपॉइंट द पर्सन ऑफ हिज चॉइस एज अ मिनिस्टर। तो यहां पर जो आधा लाइन है वो तो बिल्कुल सही है कि अपने चॉइस के हिसाब से वो मिनिस्टर एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन अपॉइंट वो नहीं करते हैं। अपॉइंट जो करते हैं वो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडवाइस किसकी रहेगी? प्राइम मिनिस्टर की रहेगी। प्राइम मिनिस्टर जिसको चाहे, अपने दोस्त को चाहे या किसी बिजनेसमैन को चाहे, वो एज अ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बस शर्तें ये रहेंगी कि 6 महीने के अंतर्गत उन्हें किसी भी जगह से सांसद का चुनाव लड़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3, आफ्टर हिज रेजिग्नेशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली कोलैप्सेस। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन देते हैं तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगी वो भंग हो जाएगी, वो कोलैप्स हो जाएगी। तो यहां पर करेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 मतलब ऑप्शन बी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है दोस्तों, विद द रेफरेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया यहां पे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली ग्राउंड मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स रिमूवल। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इकलौता ग्राउंड है प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए। और प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस होता है रिमूवल का, उसे कहते हैं हम इम्पीचमेंट। ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए टर्म इस्तेमाल होता है, जो कि आर्टिकल नंबर 61 में दिया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट, अ फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। तो यह भी बिल्कुल गलत बात है। वाइस प्रेसिडेंट के लिए फॉर्मल रिमूवल नहीं होता है। जो फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए होता है, आर्टिकल 61 के अंतर्गत। स्टेटमेंट 3, ही कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बाय एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी। तो यह भी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए हमको राज्यसभा में और सिंपल चाहिए हमको लोकसभा में, अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर इज करेक्ट। ही इज फ्री टू चूज हिज मिनिस्टर्स ओनली फ्रॉम अमॉन्ग दोज हु आर द मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां पर ये जो ओनली शब्द दिया हुआ है और हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दिया है, इसके कारण यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट
ही कैन चूज हिज कैबिनेट कलीग्स आफ्टर ड्यू काउंसलिंग बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ काउंसलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है उनको मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको बोलेंगे उनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे एज अ मिनिस्टर। थर्ड, ही हैज़ फुल डिस्क्रिशन इन द चॉइस ऑफ पर्सन हु आर टू सर्व एज अ मिनिस्टर इन हिज कैबिनेट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनको फुल डिस्क्रिशन है कि वो अपने चॉइस के पर्सन को मिनिस्टर के तौर पर चूज कर सकते हैं जिनको राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे। बस शर्तें ये हैं कि 6 महीने के अंतर्गत उन्हें किसी भी जगह से सांसद का चुनाव लड़ना पड़ेगा और सांसद बनना पड़ेगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने शपथ लेते हैं, और ये जो प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 60 में दिया है, टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय राइटिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो रिजाइन नहीं देते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा है यहां पर, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ओनली 2, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से यहां पर इनकरेक्ट पूछा है दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ते टाइम इनकरेक्ट या करेक्ट का विशेष ध्यान देंगे। द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो स्पीकर रहते हैं वो ऐसी परमिशन दे सकते हैं कि अपनी मातृभाषा में वो बात कर सके। इसीलिए आपने संसद में अक्सर देखा होगा कि कई लोग मातृभाषा में भी शपथ लेते हैं अपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली बट पेंडिंग इन द काउंसिल लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि मान लेते हैं विधानसभा से कोई बिल पास हो गया है, और अगर विधानसभा भंग हो गई है और वो बिल विधान परिषद में पहुंच गया है, तो बिल का क्या होगा, तो बिल भी लैप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, द गवर्नर कैन नॉट प्रोरोग द हाउस विच इज इन द सेशन। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि गवर्नर जो रहते हैं वो प्रोरोग कर सकते हैं सेशन को, सेशन के बाद भी और चलते हुए सेशन को भी। प्रोरोग का यहां पर मतलब होता है सत्रावसान। सत्रावसान मतलब कि केवल बैठक जो है उसको स्थगित नहीं करता है, पूरे सेशन को ये समाप्त कर देता है, प्रोरोग। तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर कैन नॉट बोला है और गवर्नर ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट। यानी कि विधान परिषद की यहां पर बात हो रही है। विधान परिषद का जो प्रावधान है दोस्तों आर्टिकल नंबर 169 में दिया हुआ है कि कोई भी राज्य विधान परिषद बना सकता है पार्लियामेंट के अप्रूवल से। तो पहला स्टेटमेंट देखेंगे, द काउंसिल हैज इक्वल पावर्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ही नहीं लेता है। नेक्स्ट, द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल इटसेल्फ फ्रॉम अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। तो विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो आपस के मेंबर्स में ही से ही सेलेक्ट होता है। ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे, इन द काउंसिल आउट ऑफ टोटल मेंबरशिप 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। तो यहां पर एक छोटा सा मिस्टेक है, 12 मेंबर नहीं, 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी के अगर 120 मेंबर है, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ की लेजिस्लेटिव असेंबली में 120 सीटें हैं, तो उसमें से 40 सीटें अनिवार्य है विधान परिषद बनाने के लिए। 40 सीटों से कम में ये नहीं बनेगा। और आप सभी जानते होंगे कुल 6 राज्य हैं, 6 स्टेट्स हमारे अभी वर्तमान में जिनके पास विधान परिषद है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 इज करेक्ट।
नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैसेज ऑफ मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मनी बिल का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 1110 में दिया गया है सेंटर के लिए, और यहां पर स्टेट का पूछ रहा है। तो हम स्टेट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डेडलॉक बिटवीन टू हाउसेस इन केस ऑफ मनी बिल। तो मनी बिल के केस में डेडलॉक होता ही नहीं है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डेडलॉक प्रोविजंस जो होता है वो प्रोवाइड नहीं करता है मनी बिल के केस में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, कोहितो होलन वर्सेस जयचिल्चू प्रोवाइड दैट द डिसीजन ऑफ द स्पीकर इज फाइनल इन द सर्टिफिकेशन ऑफ मनी बिल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो 1992 का केस है यह जुडिशियल रिव्यू ऑफ 10th शेड्यूल के लिए हुआ था। जुडिशियल रिव्यू ऑफ 10th शेड्यूल के लिए यह केस हुआ था। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वन ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। एमसीक्यू के द्वारा हम ऐसे ही आगे कॉन्सेप्ट सीखेंगे पॉलिटी के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू।